हेलो एवरीवन। तो ये आपका एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता जीडीसी और अन्य परीक्षाओं के लिए जैसे कि खंड शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी आदि के लिए जीएस का मॉक टेस्ट है और इसमें कुल 30 प्रश्न शामिल हैं। सभी प्रश्न बिल्कुल जिस प्रकार के प्रश्न वर्तमान समय में पूछे जा रहे हैं उन्हीं के अनुरूप हैं और पीवाईक्यूज पर बेस्ड हैं। डायरेक्ट पीवाईक्यूज नहीं हैं, पीवाईक्यूज पर बेस्ड हैं। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन बताइए कि यूपी बजट 2025-26 का जो उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया था, तो ये पिछले बजट से यानी कि 2024-25 के बजट से कितना बड़ा था। देखो फ्रेंड्स, यूपी का जो बजट आया था 2025-26 के लिए, इसका कुल आकार भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका जो कुल आकार था वो कितने रुपए का था। कितने लोगों को याद है? देखो, ये है 8.08 लाख करोड़ रुपए का बजट था ये। ठीक है, ये आप याद रखना। और ये अगर देखा जाए तो 2024-25 का जो बजट था उसकी अपेक्षा 2025-26 का बजट कितना बड़ा था? तो ये था दोस्तों 9.8% बड़ा था। ठीक है ना। तो यानी कि आपको जहाँ यहाँ पर जो विकल्प है बी, ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? देखो फ्रेंड्स, 2025 का जो ऑस्कर अवार्ड था ये 97वां क्रम था, यानी कि अब 2026 में जो क्रम होगा वो 98 रहेगा। ये क्रम याद रखना, कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है। ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बेस्ट फिल्म चुनी गई थी, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था अनोरा मूवी को। तो आपका विकल्प ए करेक्ट है। साथ ही साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि जो बेस्ट एक्टर थे, एक्ट्रेस और डायरेक्टर कौन थे। तो बेस्ट एक्टर दोस्तों चुने गए थे, जो एक मूवी आई थी ना, कौन सी मूवी थी? द ब्रूटलिस्ट। तो द ब्रूटलिस्ट मूवी के जो एक्टर थे, क्या नाम था उनका? तो याद रखिएगा, एड्रिन ब्रॉडी। ठीक है। तो एड्रिन ब्रॉडी जो थे द ब्रूटलिस्ट मूवी के, इनको बेस्ट एक्टर चुना गया था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ये जो अनोरा मूवी थी इसी की हीरोइन जिनका नाम था मिकी मेडिसिन, क्या नाम था? मिकी मेडिसिन को दिया गया था, मिकी मेडिसिन। ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी अनोरा मूवी के डायरेक्टर को ही दिया गया था, जिनका नाम था सीन ब्रेकर। क्या नाम था? सीन ब्रेकर। ये याद रखिएगा कि इसमें केवल जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो दूसरी फिल्म के लिए है, द ब्रूटलिस्ट के लिए है। बाकी जो बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है ये अनोरा को ही दिया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि सरल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में गलत हो गया तो गया आपका 1 नंबर। और इसका सही आंसर बनेगा केरल। जी हाँ दोस्तों, केरल, बिल्कुल रट लेना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर शहर 2023 में किसे घोषित किया गया था? तो क्योंकि यह पहला सौर शहर घोषित किया गया था तो इम्पॉर्टेंट है। और ये था आपका कौन सा शहर? दिल्ली, सांची, इंदौर और सूरत में। सही आंसर दोस्तों आपका था यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने चुना है सांची। सांची भी मध्य प्रदेश का ही एक शहर है जिसे भारत का पहला सौर शहर 2023 में डिक्लेयर किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं ये 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। यानी कि इसके पहले 2022 में ये गेम आयोजित हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये कहाँ पर हुए थे आपको याद होगा, और ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। तो इसे बर्मिंघम 2022 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। और ये भी याद रखना कि इसमें जो मेडल टैली थी सबसे टॉप पर कौन सी कंट्री रही थी? तो याद रखना कि सबसे टॉप पर थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कुल कितने मेडल जीते थे? तो 179 मेडल के साथ ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया था। और ये आयोजन हुआ था 28 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त 2022 तक हुआ था। ठीक है ना। अब बात हो रही है यहाँ पर 2026 के बारे में। 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम है ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो दोस्तों ये होगा स्कॉटलैंड में स्थित ग्लासगो में। ठीक है, ये विकल्प भी आपका करेक्ट है। इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो ध्यान देना कि इसका आयोजन भी जुलाई अगस्त के महीने में ही किया जाएगा। ये भी आप याद रखना, जुलाई अगस्त के महीने में। ठीक है। डेट भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी डेट है, देखो ये शुरू होगा आपका कब से? 23 जुलाई से स्टार्ट होगा और 2 अगस्त को इसका फाइनल खेला जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करने जा रहा है?
तो दोस्तों एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन इसकी मेजबानी भारत करेगा, यहाँ पर विकल्प ए ही आपका करेक्ट है। और ये जो आयोजन है कब से शुरू होने वाला है, तो 16 फरवरी से आयोजन स्टार्ट होगा और 20 फरवरी को इसका समापन होगा। 16 से 20 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा भारत मंडपम में। कहाँ पर स्थित है? प्रगति मैदान में। अगला क्वेश्चन है, आम की किस प्रजाति को भारत से निर्यात हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है? एक्चुअली विदेशों में यह प्रजाति बहुत पसंद की जाती है, जिसकी वजह से इसकी बहुत डिमांड भी है। तो क्या ये लंगड़ा आम है, चौसा है, फाजली है? नहीं दोस्तों, ये अल्फांसो है। विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? तो देखो बात यहाँ पर हो रही है, तेल भी प्राप्त होना चाहिए और रेशा भी प्राप्त होना चाहिए। तो सनई से रेशा तो मिलता है लेकिन तेल नहीं मिलता। सरसों में भी आपको तेल तो मिलता है लेकिन रेशा नहीं मिलता। और जूट में भी यही कंडीशन है, आपको रेशा मिलता है, तेल नहीं मिलता। लेकिन अलसी में दोनों प्राप्त होता है। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछ रहे हैं? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए दोस्तों गाजर में मिलता है, करेक्ट है। विटामिन ई ताड़ के तेल में मिलता है, ये भी करेक्ट है। विटामिन डी कार्ड यकृत तेल में पाया जाता है, ये भी आपका करेक्ट है। लेकिन विटामिन बी में ये कह रहे हैं धान की भूसी में मिलता है दोस्तों, ये आपका गलत होगा। धान की भूसी में कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन ई मिलता है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन आपका गलत है। और इसीलिए ये जो डी वाला है यही आपका आंसर भी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें अल्पता होती है किसकी? नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, कैल्शियम की या फिर पोटेशियम की? तो दोस्तों जो कीटभक्षी पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन की, जहाँ पर जिस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पर ये उगते हैं और इसीलिए कीटों को पकड़ कर खा जाते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है? क्या कर रहे हैं कि कौन सा जैव अणु है जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है? तो दोस्तों ये आपका केराटिन होता है, जिससे आपके बाल बनते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति का खतरा माना था? तो दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि खुद अंग्रेज होते हुए भी जो ईसाई मिशनरियाँ थीं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, उनको भारत के लिए आत्मघाती और शांति के लिए खतरा माना जा रहा था। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बात हो रही है। और ये 1828 से लेकर 1833 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम किए थे। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालयों की जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट 1904, ठीक है ना। तो इसका जो बेस था वो यही भारतीय विश्वविद्यालयों की जांच के लिए जो एक कमेटी बनाई गई थी 1902 में, इसी के आधार पर आगे चलकर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को बनाया गया था। ठीक है ना। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा सर थॉमस रैले को अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसमें जो विकल्प डी है ये आपका करेक्ट है। ध्यान रखिएगा कि ये जो कमेटी थी इसमें न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, क्या नाम था? जी.डी. बनर्जी, और एक और भारतीय थे जिनका नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी। इन दोनों लोगों का नाम भी शामिल था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था? दोस्तों आप जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? तो 3 हुए थे। एक पहला हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। तो ये तो आप जानते हैं, तो मुझे लगा कि बताऊंगा तो आप कहेंगे क्या सर क्या बता रहे हैं, लेकिन इनकी टाइमिंग जान लो, ये ज़रूरी है। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, अच्छा एक बात और, इसमें कांग्रेस ने पहले और तीसरे का बहिष्कार किया था, दूसरे में महात्मा गांधी को भेज दिया था। तो उत्तर तो आपको पता चल गया, यहाँ पर विकल्प भी है। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। मैं आपको टाइम लाइन बताता हूँ। जैसे कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन था ये 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट हुआ, 1930 को, और ये समाप्त कब हुआ था? तो ये समाप्त हुआ था 13 जनवरी 1931 को। 13 जनवरी 1931 में ये समाप्त हुआ था।
दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये शुरू हुआ था 7 सितंबर 1931 में, ध्यान देना 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ और 1 दिसंबर 1931 को यह समाप्त हो गया था। जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था दोस्तों ये 17 नवंबर 1932 में स्टार्ट हुआ था और चला था कब तक, तो 24 दिसंबर 1932 को यह समाप्त हुआ था। कांग्रेस ने पहले और तीसरे का बहिष्कार किया था, दूसरे में महात्मा गांधी को भेजा था अपना प्रतिनिधि बनाकर, तो ये याद रखना आप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था। दोस्तों आपको पता ही है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और इसके बाद बंगाल में एक अलग प्रकार की क्रांति जो है वो शुरू हो गई थी। आगे चलकर मजबूर होकर ब्रिटिश सरकार को दिल्ली दरबार के आयोजन के समय इस बंग भंग को रद्द करना पड़ा था। तो दिल्ली दरबार जो था ये 1911 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। हालांकि चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। दोस्तों जो पहले संपत्ति का अधिकार था ये आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान समय में ये आपको मिलेगा आर्टिकल 300A में, और ये बदलाव किया गया था 44वें संविधान संशोधन में, जो कि कब हुआ था, 1978 में हुआ था। तो ठीक है, विकल्प ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि 11 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लें, विक्रय मूल्य को हम इंडिकेट करते हैं सेल प्राइस यानी कि एसपी से, और जो आपका ये क्रय मूल्य है इसको हम कास्ट प्राइस रख लें। तो यहाँ पर 11 वस्तुओं का जो सेल प्राइस है ये 13 वस्तुओं के कास्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है ना। इसको ऐसा आप लिख लीजिए। तो अगर हम सेल प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो निकालें तो कैसे बनेगा, 13/11 बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम इसमें प्रॉफिट देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सेल प्राइस है उसमें से जो आप कास्ट प्राइस है अगर घटा दें तो फिर क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ। अगर आप इसको प्रतिशत में बदलें तो कैसे बनेगा, 2/11 इंटू 100 कर दीजिए, ये होगा आपका 200/11। इसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये बनेगा आपका 18 सही 2/11%, जो कि दिया गया है। ये 18 सही 2/11% इसमें दिया ही नहीं गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 2/11 ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा बी, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए मुख्य संकेतक पौधा कौन सा है। तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, ये जो प्रदूषण है इसको बहुत अच्छे तरीके से अगर कोई पौधा जो है इंडिकेट करता है तो ये है आपका काई पौधा, ठीक है ना। तो ये जो काई है जिसको आप लाइकेन कहते हैं, यानी कि विकल्प सी आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना की गई। भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना दोस्तों हुई थी 1982 में, और इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर है। तो दोस्तों वर्तमान समय में ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। कहाँ पर, उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भूमि जल तनाव की माप की जाती है। भूमि जल तनाव की माप दोस्तों टेंसियोमीटर्स की जाती है। इसका विकल्प सी आपका करेक्ट है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया था, आसान सा था। इसका आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड, विकल्प डी करेक्ट है। बिजली का सबसे उत्तम चालक, शुद्ध जल तो बिल्कुल नहीं होता है, सूखी लकड़ी भी नहीं होती, प्लास्टिक भी नहीं होता, समुद्री जल इसमें सही जवाब था, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में कौन कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कोरोमंडल तट के बारे में, तो आपको एक मैप देखना चाहिए और इस मैप में आपको हर बात क्लियर हो जाएगी। ये भारत का जो मैप है इसका दक्षिण वाला हिस्सा है, बिल्कुल साउथ वाला। ये जो नीले रंग में आपको दिखाई दे रहा है, आपको पता ही है कि ये सब आपको समुद्र दिखाई दे रहा है। तो यहाँ एक मैप आप समझ लीजिए कि जो पूर्वी तट है इसे कहते हैं आप कोरोमंडल तट, और जो पश्चिमी तट है इसे कहते हैं मालाबार तट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो नगरीय क्षेत्र की बारे में बात हो रही है, तो नागपट्टिनम आपका सही आंसर बनेगा, विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों चित्रकूट तो आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश में, हो सकता है मध्य प्रदेश आप सही मार दें, गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका होगा छत्तीसगढ़, ठीक है ना। तो अगर हम दोस्तों बात करें तो छत्तीसगढ़ में ही स्थित है, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्रकूट जलप्रपात। तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है, जो कि तस्वीर में आप देख सकते हैं। बस इतना ही आप याद रखेंगे, ठीक है, बाकी जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है,
ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? तो दोस्तों ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती है। विकल्प बी आपका इसमें करेक्ट है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ग्रीनविच यामोत्तर जिसे आप 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, और भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो ये अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ गिनी में एक दूसरे को काटती है, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट से दूर घाना के दक्षिण में स्थित एक बिंदु है। यह कोई देश नहीं बल्कि एक खुला समुद्र है जिसे नल आइलैंड भी कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन दूरी की इकाई नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए पारसेक ये भी दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष भी, नाविक भी है, लेकिन वर्ग मील इससे आप क्षेत्रफल मापते हैं। तो बस ये आपका आंसर है, विकल्प डी आपका करेक्ट है। पीताम्बरी दोस्तों किसकी प्रजाति है? तो ये सरसों की प्रजाति है। फसलों की प्रजातियों पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया हुआ है कृषि और अर्थव्यवस्था वाले वीडियो में, जाकर जरूर वॉच कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो देखो यहाँ पर मैग्नीज ये भी सूक्ष्म पोषक तत्व है, बोरॉन भी है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कैल्शियम ये सूक्ष्म नहीं है, इसकी बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। जिंक भी आपका जो सूक्ष्म पोषक तत्व ही माना जाएगा, लेकिन आंसर बनेगा कैल्शियम। यह सूक्ष्म नहीं है बल्कि बहुतायत में इसकी आवश्यकता पौधों को पड़ती है। भारत की पहली स्लम फ्री सिटी घोषित की गई है चंडीगढ़, तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये अंतिम प्रश्न है कि 2025 में 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था 2022 के लिए मिथुन चक्रवर्ती को, और 2023 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है 2026 में दिया गया है किसको? तो ये मोहन लाल को प्रदान किया गया था। अब बात हो रही है 2026 के बारे में, तो अब जो दादा साहब होगा वो 2024 का होगा। तो 2 साल पुराना पुरस्कार दिया जाता है, और जब नेशनल फिल्म अवार्ड दिए जाते हैं ना तो उसी दौरान इसे प्रदान किया जाता है। ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। पेड ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी बात है, मतलब इस वीडियो के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव समथिंग, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।